Hello everyone, welcome to Wow IS. Now today we will discuss our daily current affairs for 30th and 31st of May. ये है हमारा कंटेंट. ओके, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नाउ आज का टॉपिक शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ. तो ये एक मिसाइल पार्क है बेसिकली. ओके, इसमें रेप्लिकाज ऑफ मिसाइल को एग्जीबिशन में रखा जाएगा. ओके, रेप्लिकास जिन भी मिसाइल्स ने आईएनएस इंडियन नेवल शिप कलिंगा पे डिप्लॉयड थे, उनके रेप्लिकास को एग्जीबिशन में रखा जाएगा. एंड दिस इज़ मिसाइल पार्क. नाउ अगला जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ अमेरी आइस शेल्फ. तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने एक रिसर्च की है, उसमें पता लगाया है कि 88% एक्सपेंशन हुआ है अमेरी आइस शेल्फ का. एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और जो ग्लेशियर्स हैं वो रिसीड कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ पर अंटार्कटिका में सी सरफेस टेम्परेचर कम हो गया है, जिसकी वजह से जो आइस शेल्फ है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 88% का. ओके, सो वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. अगला टॉपिक है हमारा रोज़गार सेतु ऐप. तो ये एमपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है. इसमें जो भी लेबरर्स अपने घर को लौटे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए गवर्नमेंट की ये एक स्कीम है. ओके, नाउ जो चौथा टॉपिक है दैट इज़ डीलिमिटेशन कमीशन फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. ओके, अभी हाल ही में डीलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ है. उसके लिए 15 मेंबर्स नॉमिनेट किए हैं लोकसभा स्पीकर ने. ओके, असिस्ट करने के लिए उस कमीशन को. तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे, क्या होती है डिलिमिटेशन कमीशन, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं और कैसे अभी तक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इंडिया में होती आई है. अगला टॉपिक है हमारा 3 थ्रेशोल्ड्स इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट्स दैट नीड रिवीजन. ये एक ओपेड है और इसमें बताया है कि कैसे कुछ प्रोविजंस जो हैं इंडियन डिस्प्यूट्स एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के, वो कैसे हमारे फर्म्स को ग्रो नहीं करने दे रहे हैं, लेबरर्स को इनसिक्योरिटी हो रही है और कैसे इनफॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, फॉर्मलाइजेशन को रोक रहे हैं. तो उस पर डिस्कशन करेंगे. अगला और लास्ट टॉपिक हमारा है अमलतास और इंडियन लिबर्नम. तो अमलतास का जो ट्री होता है वो हम सब ने देखा ही होगा, हमारे सिटीज़ में इवन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा. तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो पहला टॉपिक है हमारा मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ. ओके, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट आपको एक नॉलेज होनी चाहिए. नाउ दिस इज़, जैसा कि बताया, ये मिसाइल पार्क है जो कि आईएनएस कलिंगा पे सेटअप किया जा रहा है, इंडियन नेवल शिप कलिंगा. ओके, इसमें जितनी भी मिसाइल्स डिप्लॉयड रही हैं उनके रेप्लिकास मॉडल्स आपको देखने को मिलेंगे. तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, एंथुजियास्ट हैं, डिफेंस एंथुजियास्ट हैं, तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है टू विजिट. जो मेन अट्रैक्शन है इस मिसाइल पार्क का दैट इज़ द P-70 एमेटिस्ट विच वाज एन अंडर वाटर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल. ओके, एंटी शिप मिसाइल थी ये और दिस वाज डिप्लॉयड ऑन द ओल्ड चक्रा सबमरीन. ओके, एंड वाज इन सर्विस इन 1988 टू 1991. 1988 से 1991 तक ये सर्विस में थी. ये इसका मेन अट्रैक्शन है. तो बेसिकली ये एक एग्जीबिशन है. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ एक्सपेंशन ऑफ द अमेरी आइस शेल्फ. ये आप देख सकते हैं मैप में, अमेरी आइस शेल्फ. ओके, दिस इज़ लोकेटेड एट द हेड ऑफ प्रिड्स बे. ये प्रिड्स बे है, ये इसके हेड पे लोकेटेड है. ओके, सो नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है. तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR गोवा, इसने ये पता लगाया है कि ये इंक्रीज़ हो रही है इसकी साइज़. अभी तक आपने जहाँ भी पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इस केस में इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है. ओके, तो NCPOR का जो रिसर्च है वो कहता है कि देयर वुड बी अ 24% इंक्रीज़ इन द एक्सपेंशन ऑफ द अमेरी आइस शेल्फ. ओके, 2021 तक, और फर्दर 24% इंक्रीज़ होगा 2026 तक. तो ये अपने आप में बहुत बड़ी यूनिक फाइंडिंग है. ओके, नाउ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मेरी शेल्फ जो है वो हेड ऑफ द प्रिट्स बे पे सिचुएटेड है. ओके, एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन लार्स क्रिस्टेंसन कोस्ट एंड इनग्रिड क्रिस्टेंसन कोस्ट. ओके,
और मैक रॉबर्टसन लैंड की ये एक पार्ट है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लैंड्स हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल के नाम पे उनका नाम दिया गया है। तो ये एक मैक रॉबर्टसन लैंड है, उसी का ये पार्ट है। ओके, तो नाउ केप जो एमेरी है उसका नाम ये कोस्टल एंगल था, इसको मैप किया गया 1931 में। ओके, इसी का नाम केप अमेरी दिया गया। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन्स। ओके, ड्रेनेज बेसिन, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ड्रेनेज बेसिन इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये स्टडी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? तो सी सरफेस टेम्परेचर, जैसा मैंने आपको बताया कि सी सरफेस टेम्परेचर अभी तक आपने सुना होगा कि हर जगह बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स रिसीड हो रहे हैं, बट इस केस में क्या हुआ है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसमें कूलिंग हो रही है, मतलब वो वहाँ पानी ठंडा हो रहा है, और पानी ठंडा होने की वजह से बर्फ़ ज़्यादा जम रही है, तो जो केप अमेरी है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, केप अमेरी का साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है, और इसमें 88% इंक्रीज़ हुआ है इन द पास्ट 15 ईयर्स। ये मैंने आपको इंडेक्स में भी बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि 88% इंक्रीज़ हुआ है इन द पास्ट 15 ईयर्स। अब एक टर्म आया, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ओके, ये आप पूछेंगे क्या है भाई? तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री में आती है ये? तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में। ओके, क्लाइमेट में नहीं आती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। पहले इसका नाम था नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, NCAOR। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम है टू एडमिनिस्टर इंडियन एंटार्कटिक प्रोग्राम। एक इंडियन एंटार्कटिक प्रोग्राम है, ये उसको एडमिनिस्टर करता है। ये आप नोट कर सकते हैं चाहें तो, इंडियन एंटार्कटिक प्रोग्राम। ओके, ये इसको एडमिनिस्टर करता है। और जो रिसर्च स्टेशंस हैं इंडिया के अंटार्कटिका में, लाइक मैत्री एंड भारती, ओके, ये भी यही मॉनिटर करता है, NCPOR, ये वाला इंस्टीट्यूट। ओके, अगला जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द रोज़गार सेतु स्कीम। अब ये MP गवर्नमेंट की स्कीम है। जो भी लेबर्स अभी बाकी जगहों से अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में आए हैं, वैसे ही MP में भी कुछ लेबर्स आए हैं बाहर से, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने की ये एक स्कीम है। तो इसके तहत गवर्नमेंट सबसे पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगी जिनको काम की ज़रूरत है। ओके, तो पहला स्टेप है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडी, जिनको भी काम की ज़रूरत है उनका आइडेंटिफिकेशन होगा। फिर गवर्नमेंट उन लोगों से कांटेक्ट करेगी जो काफ़ी सारे पब्लिक वर्क्स चला रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, PSUs हो गए, ओके, फैक्ट्रीज़ हो गई, उनके ओनर्स हो गए, इन सबको गवर्नमेंट कांटेक्ट करेगी। तीसरा, इनसे बात करके एम्प्लॉयमेंट दिलवाया जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो सबसे पहले तो देखें, जिसको काम की ज़रूरत है उसको काम मिलेगा। ओके, और दूसरा, जहाँ पर लोगों की ज़रूरत है, काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, लेबरर्स की ज़रूरत है, तो उनको वर्कफोर्स मिलेगी। ओके, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। ओके, सो अगला टॉपिक है हमारा डीलिमिटेशन कमीशन फॉर एनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो किस किस के लिए डीलिमिटेशन कमीशन बनाई गई है? जम्मू एंड कश्मीर, असम, ओके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर। अब लोकसभा स्पीकर ने 15 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है टू असिस्ट दिस डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, दैट वील सी इन अ मिनट। ओके, नाउ व्हाट इज बेसिकली डीलिमिटेशंस? तो बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना इज डीलिमिटेशन, बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, यही डीलिमिटेशन कहलाता है। नाउ इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आप लोकसभा के लिए डीलिमिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट वाइज जो लोकसभा सीट्स हैं वो चेंज हो जाएं। ओके, और अगर आप विधानसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए आप डीलिमिटेशन कर रहे हैं, तो उस केस में ये भी हो सकता है कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, ओके, वो चेंज हो जाएं। ओके, सो कुछ भी चेंज हो सकता है, लोकसभा के रिस्पेक्टिव स्टेट्स की सीट्स चेंज हो सकती हैं, शायद ना हो, शायद हो जाएं, और ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए भी नंबर ऑफ़ सीट्स चेंज हो सकती हैं। ओके, अब जो डीलिमिटेशन है दैट इज़ कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन, इंडिपेंडेंट,
और उसके जो मैंडेट्स हैं उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्यों है? उसको कोर्ट में इसलिए क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि उसके जो मैंडेट्स हैं उसको कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। उसका सिंपल रीज़न ये है कि अगर उसके मैंडेट्स को क्वेश्चन करने लगेंगे तो अनलिमिटेड केसेस होने लगेंगे। अनलिमिटेड केसेस होंगे तो जो इलेक्शंस हैं वो हो ही नहीं पाएंगे, कंटेंशंस फाइल होते रहेंगे कोर्ट में। तो इसीलिए उसके जो रिकमेंडेशंस हैं, उसके जो ऑर्डर्स हैं, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कोर्ट में। अब हम देखते हैं कि डीलिमिटेशन कैरी आउट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमने बात की थी इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन की, तो वो इंडिपेंडेंट डीलिमिटेशन कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है? ओके, सो आर्टिकल 82 में ये दिया हुआ है कि पार्लियामेंट को हर सेंसस के बाद एक डीलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करना पड़ेगा, और उस डीलिमिटेशन एक्ट में डीलिमिटेशन कमीशन का भी प्रोविज़न होगा। अब इसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ओके, दूसरे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तीसरे रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। जिस भी स्टेट्स के लिए आपको डीलिमिटेशन करवानी है उनके लिए, या फिर अगर एज अ होल आपको पूरे लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के लिए डीलिमिटेशन करवानी है तो हर स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर उसके मेंबर होंगे। ओके, नाउ कमीशन इसको ऐसे डिटरमाइन करेगी कि हर सीट का जो पॉपुलेशन रेशियो है वो सेम हो। ओके, मान लीजिए ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसकी पॉपुलेशन है 15 लाख, तो फेयरली जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी उसकी भी पॉपुलेशन अराउंड 15 लाख ही होनी चाहिए। ओके, 15 लाख फेयरली, मतलब ऑलमोस्ट सेम तो आप नहीं कर सकते, बट एक प्रपोर्शन में ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा या बहुत कम आप नहीं कर सकते। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो टास्क विथ आइडेंटिफाइंग सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। हम जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की सीट जो हैं वो रिजर्व रहती हैं। तो कौन कौन सी सीट रिजर्व रहेंगी, ये काम भी डिलिमिटेशन कमीशन का ही है। एंड ऑल दिस इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसस। ओके, सेंसस आने के बाद, हर सेंसस आने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। और अगर कोई असहमति होती है या कॉन्सेंसस पे नहीं पहुंच पाते मेंबर्स, तो मेजॉरिटी बेस्ड डिसीजन होता है कमीशन का। नाउ विल सी कि हाउ इज़ इट इम्प्लीमेंटेड। तो सबसे पहले ड्राफ्ट प्रपोजल इंडियन गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है। ओके, जो ड्राफ्ट प्रपोजल्स हैं वो गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होते हैं। उसके बाद अब भाई आपको पब्लिक ओपिनियन भी लेनी पड़ेगी, तो जब ड्राफ्ट प्रपोजल्स पब्लिश हो जाते हैं उसके बाद आप पब्लिक ओपिनियंस लेते हैं, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं और वो सारे अपने कंटेंशन सबमिट करते हैं कमीशन को। उसके बाद अगर कमीशन को लगता है कि कुछ चेंजेस उनको करने हैं तो वो चेंज करते हैं, और जो फाइनल ऑर्डर होता है दैट इज़ पब्लिश्ड इन द गजेट ऑफ इंडिया। एक चीज़ हमको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो ड्राफ्ट प्रपोजल्स होते हैं उनको आपको स्टेट के 2 वर्नेक्युलर प्रेसेस में भी पब्लिश कराना पड़ेगा। ओके, 2 वर्नेक्युलर प्रेस जो न्यूज़पेपर्स हैं वर्नेक्युलर लैंग्वेज में, उनमें भी आपको ये प्रकाशित करवाना पड़ेगा। और गजेट ऑफ इंडिया और गजेट ऑफ स्टेट में तो होगा ही। ओके, गजेट ऑफ इंडिया एंड स्टेट, तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं ड्राफ्ट प्रपोजल्स के लिए। उसके बाद पब्लिक ओपिनियंस लेके आप जो फाइनल प्रपोजल है, अपना फाइनल ऑर्डर है, वो गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश करवाते हैं और स्टेट गजेट में भी पब्लिश करवाते हैं। ओके, ऑन द डेट स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बताएगा किस डेट पे ये पब्लिश होना है। ओके, और किस डेट पे ये फोर्स में आएगा। नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। नाउ वी शैल सी कि पास्ट में क्या क्या डिलिमिटेशंस हुए हैं। तो सबसे पहला डिलिमिटेशन हुआ था 1950, 1951, 1950, 51 में। ओके, दैट वाज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट ने ही किया था विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, एंड दिस डिलिमिटेशन वाज टेम्पोरेरी एज द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज आफ्टर एवरी सेंसस हर सेंसस के बाद करना था, लेकिन ये हो गया 1950, 1951 में। और 1951 में एज वी ऑल नो एक सेंसस होना था, तो उसके बाद फिर से हमको डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कैरी आउट करवानी थी। तो जो ये वाला जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज था जो कि प्रेसिडेंट ने करवाया था, दैट वाज टेम्पोरेरी। ओके, दिस शुड बी क्लियर, बहुत ईजी है। ओके, now the constitution at that time was silent on who should undertake the division of the states into Lok Sabha seats. ऐसा कोई भी provision
कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पर नहीं था। फिर फर्स्ट डिलिमिटेशन जब हुआ ये वाला, उसके बाद काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी दोज वर लेफ्ट अनसेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या एडवाइस किया कि एक इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन होनी चाहिए। ओके, सो DC एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1952 ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलेक्शन कमीशंस एडवाइस। ओके, DC एक्ट आया आपका 1952 में। उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन है दैट इज़ सेट अप 4 टाइम्स, 1952 में, 1963 में, 1973 में एंड 2002 में। एज वी कैन सी सेंसस के 1-2 साल बाद ये डिलिमिटेशन कमीशन कंपोज होती है। 1952 में हुई, 51 सेंसस के बाद, फिर 63 में हुई, फिर 73 में हुई एंड देन 2002 में हुई। एक गौर करने वाली बात यह है कि 1980s में और 1990s में कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन का गठन नहीं किया गया। ओके, सो देयर वाज नो डिलिमिटेशन आफ्टर 1981 एंड 1991 सेंससेस। ओके, तो 4 अभी तक बैठी गई, 4 डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक आई हैं। ओके, नाउ देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर द पोस्टपोनमेंट टिल 2026। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि स्टेट्स की जो पॉपुलेशन थी वो अलग अलग थी, वेरी करती थी। यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और जो सदर्न स्टेट्स हैं उनने जो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं उन पे काफ़ी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया। तो सदर्न स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार। ओके, अब क्या हुआ, अगर 2002 में जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठी, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वी विल नॉट क्रिएट एनी डिलिमिटेशन कमीशन टिल 2026। ओके, 2026 तक कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन आगे नहीं आने वाली। ऐसा क्यों? क्योंकि अब सदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है, नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर डिलिमिटेशन होता है इस टाइम पीरियड में तो नॉर्दर्न इंडिया को काफ़ी सारी सीट्स मिलेंगी लोकसभा में और सदर्न इंडिया को ऑन द अदर हैंड काफ़ी कम सीटें मिलेंगी लोकसभा में, लेस सीट्स इन लोकसभा। ओके, तो इसीलिए बोला गया कि कुछ टाइम पीरियड रखते हैं, उसमें दीज स्टेट्स विल कैच अप। ओके, इन स्टेट्स में जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराएंगे तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी, जिससे सीट्स बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेंगी नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में। तो ये इसका बेसिक एक फंडामेंटल जो आइडिया था वो यही था, बेसिक रीजनिंग जो थी इसकी यही थी। सो द लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज स्टार्टेड इन जुलाई 2002। ओके, और 2008 में इनका रिकमेंडेशन आया था एंड इट ओनली रीएडजस्टेड बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग लोकसभा एंड असेंबली सीट्स। इनने भी सीट्स बढ़ाई घटाई नहीं, इनने बस रीएडजस्ट की। इवन 2002 में भी कुछ भी बढ़ाया घटाया नहीं गया, सिर्फ रीएडजस्टमेंट हुआ और ये भी डिसीजन हुआ कि 2026 तक कोई भी डिलिमिटेशन नहीं होगी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 3 थ्रेशोल्ड्स इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट्स दैट नीड रिवीजन। सो बेसिकली ये एक ओपेड है और उसमें बताया कि कैसे जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनने इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ को हैम्पर किया है और इवन जो वर्कमैन हैं उनकी भी ग्रोथ को हैम्पर किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 3 जो बेसिक ये ओपेड सजेस्ट करता है कि वो 3 प्रोविजंस कौन कौन से हैं जिसने सबसे ज़्यादा हार्म किया है। तो सबसे पहला जो प्रोविज़न है दैट इज़ हायरिंग मोर देन 99 वर्कर्स। और आपको अगर आप 99 से ज़्यादा लोगों को काम देते हैं तो किसी को भी निकालने पर आपको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर मेरा फर्म बड़ा है तो मैं किसी को भी फायर करने में कतराऊँगा क्योंकि मुझे हर बार गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका जो फर्म है वो हमेशा छोटा रहेगा, स्मॉल फर्म्स। ये स्मॉल फर्म्स को इंकरेज कर रहा है, हम सब देख सकते हैं। ओके, आप हमेशा अपने जो फर्म को 99 से कम ही रखेंगे क्योंकि वरना आपको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। कल को आपको इमरजेंसी में किसी को निकालना पड़े या कोई डिस्प्यूट हो जाए उसके बाद आपको निकालना पड़े तो आप निकाल ही नहीं सकते। ओके, स्मॉल फर्म्स को ये प्रमोट करता है। ऑल्सो इनफॉर्मलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन। ओके, दूसरा जो प्रोविज़न है दैट इज़ हायरिंग मोर देन 20 वर्कर्स द फर्म्स टू फुलफिल प्रोविडेंट फंड कमिटमेंट्स। ओके, अगर आप 20 लोगों से ज़्यादा को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड कमिटमेंट्स करने पड़ेंगे। तीसरा है कि एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन 240 कंजिक्यूटिव डेज और आपको
सेवरेंस पे देना पड़ेगा। सेवरेंस पे मतलब अगर आप किसी को निकाल रहे हैं तो आपको एक पेमेंट देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर फर्म्स क्या करती हैं कि वो एक तो 99 से कम वर्कर्स को रखेंगी, दूसरा 240 कंसिक्यूटिव डेज़ नहीं रखेंगी। 240 डेज़ तक उनको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि या एक तो उनको सेवरेंस पे देना पड़ेगा, दूसरा गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो स्किल जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस नहीं रहेगा। अब स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कैसे नहीं रहेगा, तो लेट मी टेल यू। मान लीजिए मैं एक लेबर हूँ, ठीक है, मुझे एक कंपनी एम्प्लॉय करती है। अब मुझे पता है कि ये मुझे 1 साल तक तो रखने वाले हैं नहीं, मुझे फिर से किसी दूसरी कंपनी या फैक्ट्री को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पे मेरी पे फिर से वहीं आके अटकेगी जहाँ से मैंने इस कंपनी में पहली कंपनी में स्टार्ट किया था। तो मैं अपने स्किल अपग्रेडेशन पे ध्यान ही नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सैलरी कम ही होने वाली है, मुझे कोई बहुत सैलरी नहीं दे देगा, तो मैं ध्यान ही नहीं दूंगा। तो ये स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी कम फोकस रहेगा। ओके, दूसरा R&D पे कोई फोकस नहीं रहेगा। ओके, R&D में भी इन्वेस्टमेंट कम होगा, कोई भी फैक्ट्री इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि R&D जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप अपने वर्कर्स को रख ही नहीं रहे हो 240 दिन से ज़्यादा, तो R&D पे भी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके, नाउ अब इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे इन प्रोविजंस के, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वी शैल डिस्कस देम ब्रीफली। तो सबसे पहले इनफॉर्मलाइजेशन को प्रमोट करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अनरजिस्टर्ड लेबर को प्रमोट करता है, और अनरजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर्स ही डोमिनेट करते हैं मार्केट में। अब फर्म्स छोटे हैं तो MSMEs ज़्यादा ग्रो करेंगी। ओके, तो द राइज इन द नंबर ऑफ MSMEs एज द आईडीए हैज़ डिस्करेज द फर्म्स टू ग्रो बिग। 99 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखने को कोई तैयार नहीं है, तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो MSME कैटेगरी में ही आएंगी। और एक इसका स्टेट ये है कि 94 जो % MSMEs हैं, 94% ऑफ MSMEs आर इन द माइक्रो कैटेगरी। ओके, तो ये काफ़ी छोटे छोटे फर्म्स को प्रमोट करता है, बड़ा होने ही नहीं देता उनको, क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ ज़्यादा रख ही नहीं सकते। दूसरा, अब हम थोड़े स्टेट्स की बात करें तो बात यह है कि MSMEs एक टाइम पर ऑलमोस्ट 38% ऑफ GDP में अपनी कंट्रीब्यूट करती थी। 38% जो GDP का होता था वो MSMEs कंट्रीब्यूट करती थी, एंड दैट हैज़ डिक्रीज टू 29, ऑलमोस्ट 30%। ओके, तो 8% का डिफरेंस आया है, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। दूसरा, अपस्किलिंग और R&D नेचुरली कैजुअलिटीज़ बनेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों। ओके, और आज के हालात ये हैं कि इवन द फॉर्मल यूनिट्स जो हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, वो भी आउटसोर्स करना पसंद करते हैं। ओके, आउटसोर्स कर देंगे तो उन पे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो अप्लाई नहीं करेगा। Now, will the removal of the above provisions change the situation? Yes, it will change the situation. Okay, ये हर वर्कर को सेम प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेगा, इवन हर एम्प्लॉयर को भी ये सेम प्रिविलेजेस प्रोवाइड करेगा। आपके पास कोई डिसइंसेंटिवाइज्ड प्रोविज़न नहीं है, तो आप अपने जो फर्म्स को ग्रो कर सकते हैं, आप बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन सकते हैं। ओके, फर्म्स ग्रो करेंगे, साइज़ बड़ा होगा, तो जो वर्कर्स हैं उनको भी कोलैटरल एडवांटेज मिलेगा, जैसे कि प्रोविडेंट फंड्स उनको मिलने लगेंगे। दूसरा, जब वर्कर्स बड़े हो जाएंगे और कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनको सेवरेंस पे भी मिलने लगेगा। ओके, और जो अगला सजेशन है एक इस ओपेड का, वो ये है कि अनलाइक द आईडीए, ऑल द फर्म्स मस्ट हैव अ फॉर्मल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड। हर फर्म में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोर्ड होना चाहिए। ओके, जो अगला सजेशन है वो ये है कि वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन भी फर्म के सुपरवाइजरी बोर्ड में होना चाहिए। धीरे धीरे दीज सजेशंस विल ग्रेजुअली कम अप। ओके, ग्रेजुअल प्रोसेस है ये रिफॉर्म्स का, तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन को भी हमको प्रमोट करना पड़ेगा एक टाइम बाद। तो इससे हम जो हार्मोनी और पीस है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच, उसको मेंटेन कर सकते हैं। ना हमने देखा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट ये 1947 में इनेक्ट किया गया था, और इसका सोल पर्पस था टू प्रोवाइड मैकेनिज़्म फॉर पीस एंड हार्मोनी बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। अब इसके क्या क्या मैकेनिज़्म हैं, तो सबसे पहला है इसका कंसीलिएशन। व्हाट इज़ कंसीलिएशन? वी ऑल नो कि दो पार्टीज़ बैठी और उनमें समझौता हो गया, तो बेसिकली कंसीलिएशन इज समझौता। नाउ जो अगला मैकेनिज़्म अवेलेबल है इस एक्ट के अंडर में, IDA 1947 के अंडर में, दैट इज़ आर्बिट्रेशन,
कि एक थर्ड पार्टी है जो कि बाकी 2 पार्टी से रिलेटेड नहीं है, उसको हमने जज बना दिया और उसका जो रिकमेंडेशन या ऑर्डर है दैट इज़ फाइनल, दैट दिस इज़ आर्बिट्रेशन। तीसरा जो हमारे पास मैकेनिज़्म अवेलेबल है इस एक्ट के अंडर दैट इज़ एडजुडिकेशन, मतलब कोर्ट में जाइए आप। ओके और ये प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि एक पीस रहे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में। ओके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशन है दैट रिमेन्स पीसफुल। तो यही इस पूरे एक्ट का मेन बेसिक एम है। तो यहाँ ये हमारा ओपेट ख़त्म होता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला और लास्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ अमलतास और द इंडियन लिबर्नम। ओके अमलतास जैसा कि हम सब जानते हैं शहरों में भी आपको मिलेगा, जंगलों में भी मिलेगा, ये मॉइस्ट फॉरेस्ट में भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए और ड्राई फॉरेस्ट में भी मिल जाएगा। फूल जो इसके होते हैं दैट आर येलोइश इन कलर, जो फ्रूट होता है दैट इज़ सिलेंड्रिकल इन कलर, सिलेंड्रिकल इन शेप। ओके ये आपने देखा है येलो फूल्स। ओके नाउ इट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ थाईलैंड एंड ऑल्सो द नेशनल फ्लावर ऑफ थाईलैंड एंड स्टेट फ्लावर है ये केरला का। तो ये आप याद रखना केरला का स्टेट फ्लावर है अमलतास का जो फ्लावर होता है। तो अभी तक तो ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए ही आप सब जानते हैं, बट इसके मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं कुछ, तो वो हम देखते हैं। तो जो इसकी बार्क होती है, छाल जिसको कहते हैं, दैट इज़ यूज टू मेक डाई एंड द पल्प इन द फ्रूट पॉड ऑल्सो सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग परगेटिव एजेंट। ओके एंड इट ऑल्सो हेल्प्स एनिमल्स दैट फीड ऑन इट। नाउ जो दूसरा है दैट इज़ अबाउट द रूट्स। तो रूट्स आर यूज टू क्योर लेप्रोसी एंड स्किन डिसीजेस एंड ओके और जो लीव्स हैं दैट आर यूज टू गेट रेड ऑफ अल्सर्स, जो छाले हो जाते हैं उनसे ये छुटकारा दिलाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अमलतास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट एक नॉलेज होना चाहिए। नाउ आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होता है। हम कल मिलेंगे, आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।